हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल इमेजिनरी में। आज आरसीसी का लेक्चर 8 हम देखने वाले हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये सेकंड चैप्टर है आरसीसी का। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड एक ट्रेडिशनल मेथड है, ये बहुत पुराना मेथड है। इसमें कंक्रीट और स्टील को एज्यूम किया जाता है कि वो बिहेव करे इलास्टिक मैनर में, और जो स्ट्रक्चर में हमारा लोड के कारण जो स्ट्रेस आता है वो परमिसिबल स्ट्रेस से लेस होना चाहिए। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम मॉड्यूलर रेशियो मेथड भी कहते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आगे देखते हैं। तो WSM मेथड जो है एफिशिएंट मेथड नहीं होता, इसके कुछ डिफिशियंसीज हैं। WSM कहता है कि मतलब जो स्ट्रेस आ रहा है स्ट्रक्चर पे वो कम होना चाहिए परमिसिबल स्ट्रेस, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कीप स्ट्रेस विद इन द परमिसिबल स्ट्रेस। दिस इज बिकॉज ऑफ, इसका कारण क्या हो सकता है? पहला कारण है कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज एंड क्लिप और श्रिंकेज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता ही है स्ट्रक्चर में बाद में, तो स्ट्रेस हम परमिसिबल स्ट्रेस के अंदर नहीं रख पाते हैं। दूसरा कारण है इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड अदर सेकेंडरी इफेक्ट। दूसरा कारण यही है कि स्ट्रेस कंसंट्रेशन आ जाएगा, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण परमिसिबल स्ट्रेस से ऊपर चला जाए स्ट्रक्चर का स्ट्रेस। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये एक डिफिशियंसी हो गया WSM का। दूसरा डिफिशियंसी है कि एक्चुअल मार्जिन सेफ्टी नॉट इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल मार्जिन सेफ्टी जो कोलैप्स लोड है वह वर्किंग लोड, हमारे इसमें जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जो लोड लेकर चलते हैं वो क्या होता है? वर्किंग लोड ही होता है। और कोलैप्स लोड जो जिस लोड पे कोलैप्स कर जाए स्ट्रक्चर, ये लोड हो गया। और ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस बाय परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये दोनों इक्वल नहीं होता है, तो सेफ्टी भी यहाँ पे खतरे में आ जाता है। तो दो डिफिशियंसी हैं WSM में। WSM का पूरा कॉन्सेप्ट ही परमिसिबल स्ट्रेस पे है। तो हम परमिसिबल स्ट्रेस के बारे में डिटेल से देख लेते हैं कि क्या होता है परमिसिबल स्ट्रेस। तो परमिसिबल स्ट्रेस होता है लिमिटिंग स्ट्रेंथ बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। लिमिटिंग स्ट्रेंथ वही होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेस, वो अलग अलग, जैसे स्टील के लिए अलग होगा और कंक्रीट के लिए अलग होगा। जैसे फॉर स्टील लिमिटिंग स्ट्रेंथ हम किसे कहते हैं? यील्ड स्ट्रेस और 0.2% प्रूफ स्ट्रेस। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है। तो 0.2% प्रूफ स्ट्रेस को हम क्या लेते हैं? लिमिटिंग स्ट्रेंथ। किसके लिए? स्टील के लिए। और कंक्रीट के लिए क्या लेते हैं लिमिटिंग स्ट्रेंथ? क्रशिंग स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन, FCK। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में होगा शायद। तो ये हमने देख लिया है। तो ये स्टील के लिए लिमिटिंग स्ट्रेंथ 0.2% प्रूफ स्ट्रेस है, और कंक्रीट के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ FCK। और स्टील का जो FOS होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो 1.82 है, और कंक्रीट का जो FOS होगा वो 3 है, फॉर फ्लेक्सुरल कंप्रेशन। तो हमें पता लग गया है लिमिटिंग स्ट्रेंथ भी और फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी। तो यहाँ से हम परमिसिबल स्ट्रेस जान ही सकते हैं कि किसका क्या होगा। तो परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील 0.55 FY, और परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट, इसको सिग्मा CBC से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा? 0.33 FCK। तो ये हमारा क्या हो गया? परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस और परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब हम आगे मूव करते हैं। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट। तो कंक्रीट में अलग अलग टाइप के स्ट्रेंथ के लिए हम देख लेते हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगा। तो परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन डायरेक्ट टेंशन इज डिनोटेड बाय सिग्मा TD। एक हो गया डायरेक्ट टेंशन, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा TD से। द वैल्यूज ऑफ सिग्मा TD फॉर मेंबर इन डायरेक्ट टेंशन फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट आर गिवन इन क्लाउज B 2.1.1 ऑफ IS 456। इसका टेबल मैंने यहाँ पे अभी बना रखा है। फिर परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, पहला हमने देखा था डायरेक्ट टेंशन में जिसको सिग्मा TD से करते हैं। दूसरा होगा बेंडिंग कंप्रेशन में जिसको सिग्मा CBC से करते हैं। इन डायरेक्ट कंप्रेशन, फिर डायरेक्ट कंप्रेशन में देखेंगे वो डायरेक्ट टेंशन था और बेंडिंग कंप्रेशन था। अब ये है डायरेक्ट कंप्रेशन, तो सिग्मा CCC एंड द एवरेज बॉन्ड फॉर प्लेन वार्स इन टेंशन, तो इसको कहते हैं टाउ VD से। तो ये चारों जो है इसका हमारे टेबल में दिया हुआ है। तो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे ये है। M20 के लिए 2.1 है, और ये कैसे आता है? तो मैंने ये याद करने का आपको तरीका एक बताया, FCK Y 8.5 to 9.5। ये एक्चुअल में क्या है ना, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चला जाता है। जो परमिसिबल स्ट्रेस हम कैसे निकालते हैं? लिमिटिंग स्ट्रेंथ बाय
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये हमारा लिमिटिंग स्ट्रेंथ यहाँ पे FCK है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8.5 to 9.5 लेकर चला है। तो सब के ग्रेड के लिए आपको निकल के आ जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस M20 है तो 8.5 से 9.5 के बीच में अगर हम 9 वैल्यू ले लेते हैं तो 9 से आपको डिवाइड कर देना है M20 में, तो जो वैल्यू आएगा वो 2.8 के अप्रॉक्स आएगा। तो ये हमारा वैल्यू ऐसे करके आता है। फिर सिग्मा CBC, इसको भी क्या करना है, FCK में 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेके जा रहा है बेंडिंग कंप्रेशन में 3 और डायरेक्ट कंप्रेशन में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेके चला जाता है। बस इसके लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी टाइप का कुछ वैसा नहीं है, इसका डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है कोडल प्रोविजन में, तो ये आपको याद कर लेना है। अब है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए इसमें भी देख लेते हैं जैसे कंक्रीट में देखे थे। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन्फोर्समेंट फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, डायमीटर्स ऑफ बार्स एंड द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इन्फोर्समेंट आर गिवन इन टेबल 22 ऑफ IS 456। वो 21 टेबल था और यहाँ पे ये 22 टेबल है IS 456 का। तो इसमें पहले कॉलम में है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन स्टील इन्फोर्समेंट, दूसरे जैसे उसमें था, और दूसरे में हमारा FE 250 है माइल्ड स्टील के लिए, और तीसरा है जो कॉलम है FE 415 के लिए और हाइल्ड डिफॉर्म्ड वार्प्स के लिए ये। तो टेंशन में जो हमारा होगा वो 140 होगा कब, अगर हमारा डाया जो स्टील है जिसका यूज किया जा रहा है, अगर डाया उसका अप टू 20 mm है तो 140 लिया जाएगा। अगर 20 mm से ज़्यादा डाया है स्टील का तो 130 लिया जाएगा। क्या, ये जो हमारा है माइल्ड परमिसिबल स्ट्रेस माइल्ड स्टील के लिए। अब जो है हाइल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वार्स के लिए क्या लिया जाएगा, 230 लिया जाएगा अगर डाया हम 20 mm से कम वाले को इंक्लूड कर रहे हैं, और ओवर 20 के लिए क्या हो जाएगा 230। ये टेंशन में था, ये जो परमिसिबल स्ट्रेस था ये टेंशन में था। कंप्रेशन में क्या हो जाएगा परमिसिबल स्ट्रेस 130 और 190 रेस्पेक्टिवली फॉर माइल्ड स्टील एंड हाइल्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड वार्स। कभी कभी कोई एक ऐसा केस आता है जब हम जो पीछे टेबल्स में पढ़े हैं कि क्या क्या हमें परमिसिबल स्ट्रेस लेना चाहिए कंक्रीट और स्टील के लिए, तो उससे ज़्यादा लेना पड़ता है। कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि उसमें इंक्रीज्ड वैल्यू को लेना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा केस होता है जहाँ पर स्ट्रेस ड्यू टू विंड, टेम्परेचर एंड सिंकेज इफेक्ट्स आर कंबाइंड विथ दोज ड्यू टू डेड लोड, लाइव लोड एंड इम्पैक्ट लोड। The stress in steel and concrete are increased by 33.33% as the probability of occurrence of extreme load is very less। हम क्या करते हैं कि इस तरह का केस जब आता है जहाँ पे विंड के कारण या फिर अर्थक्वेक के कारण और टेम्परेचर के कारण, सिंकेज इफेक्ट के कारण कंबाइन करके डेड और लाइव लोड और इम्पैक्ट लोड के साथ जब हम देखते हैं स्ट्रेसेस को, तो उस केस में परमिसिबल स्ट्रेस को क्या लिया जाता है 33.33% इंक्रीज करके लिया जाता है। कौन से वैल्यू में 33.33% इंक्रीज करके लिया जाएगा, जो पीछे हमने टेबल्स में सारे वैल्यू पढ़े हैं टेबल 21 और टेबल 22 के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूलर रेशियो। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मॉड्यूलर रेशियो। इन द इलास्टिक थ्योरी स्ट्रक्चर हैविंग डिफरेंट मटेरियल्स आर मेड इक्विवेलेंट टू वन कॉमन मटेरियल। इलास्टिक थ्योरी में क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर बहुत सारे तरह के मटेरियल से बने होते हैं, स्ट्रक्चर तो बहुत सारे मटेरियल का बना ही होता है, जैसे कि रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्टील और कंक्रीट से बना हुआ है, यहाँ 2 मटेरियल हो गया। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें वुड का भी यूज किया जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बहुत सारे मटेरियल्स के बने होते हैं। तो इलास्टिक थ्योरी क्या कहता है कि जो बहुत सारे मटेरियल से बने होते हैं स्ट्रक्चर, उनको एक मटेरियल में कन्वर्ट किया जाता है, और वो किस में किया जाता है इलास्टिक थ्योरी की हेल्प से। आगे हम देखते हैं इन रिइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर कंक्रीट एंड स्टील आर देयरफॉर कन्वर्टेड इनटू वन मटेरियल। तो रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में स्टील और कंक्रीट ये 2 मटेरियल हैं, तो इनको हम एक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, इलास्टिक थ्योरी की हेल्प से। और ये कैसे किया जाता है, दिस इज डन बाय ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग मॉड्यूलर रेशियो। अब हम बहुत सारे मटेरियल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ उन्हें एक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए किसका हेल्प लिया जाता है, मॉड्यूलर रेशियो का। ये m होता है, तो m ही मॉड्यूलर रेशियो है जिसके हेल्प से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं बहुत सारे मटेरियल से बने स्ट्रक्चर को एक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए। तो मॉड्यूलर रेशियो इज द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और इलास्टिसिटी ऑफ
कंक्रीट का, M इक्वल टू ES बाय EC। ES यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील है और EC मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट है। मॉडुलर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, M इक्वल टू ES बाय EC, जहाँ पे ES क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, और EC क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। EC को हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 5000 रूट अंडर FCK। अब हम देखते हैं कि ये शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रोल प्ले करता है। ये जो है कंक्रीट में जो हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि श्रिंकेज और क्रीप, इसको ये अकाउंट फॉर नहीं करता है, उसे कंसीडर नहीं करता है। और श्रिंकेज और क्रीप के कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं कंक्रीट में, तो उस लॉन्ग टर्म इफेक्ट को ये कंसीडर नहीं करता है। तो ये अगर फॉर्मूला में यूज हो रहा है मॉडुलर रेशियो के फॉर्मूला में, तो हम उसे क्यों यूज करें। ये जो फॉर्मूला है हमारा, इसमें EC का यूज किया जा रहा है, और मॉडुलर रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। तो अगर ये क्रीप और श्रिंकेज के इफेक्ट को कंसीडर करता ही नहीं है, तो हम इस फार्मूला को क्यों यूज करें। तो इसीलिए इस फार्मूला को यूज नहीं किया जाता है। और क्रीप और श्रिंकेज के कारण क्या होता है, कौन सा इफेक्ट आता है, डिफॉर्मेशन आ जाता है स्ट्रक्चर में। और कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफॉर्म करता रहता है अपने होल लाइफ में, और इससे क्या हो जाता है, EC का वैल्यू लो हो जाता है। तो जब EC का वैल्यू लो हो जाएगा, तो फिर इस फार्मूला का क्या मतलब रह जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस मॉडुलर रेशियो का जो फॉर्मूला ये है ES बाई EC, इसे हम यूज नहीं करते हैं WSM में। तो उसके जगह क्या यूज किया जाता है, तो कुछ प्रोविजंस हैं। वो प्रोविजन क्या था, तो IS 456 जो हमारा कोड है, उसमें एक क्लाउज है B1.3, और इस क्लाउज में M का एक अलग वैल्यू दिया गया है सेक्शन 13.346D में, और वो जो वैल्यू M का दिया गया है वो है 280/3 सिग्मा CVC। तो अब ये जो वैल्यू था हमारा मॉडुलर रेशियो का ES बाई EC, अब इसे यूज ना करके हम क्या कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, 280/3 सिग्मा CVC। और सिग्मा CVC क्या है, पीछे हमने देखा है कि सिग्मा CVC परमिसिबल स्ट्रेस है इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, किसके जगह, इस फॉर्मूला के जगह। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन। हम जानते हैं कि रिइंफोर्स्ड कंक्रीट में कंक्रीट और स्टील दो मटेरियल यूज किए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि इनमें से दोनों मटेरियल को एक मटेरियल में चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, स्टील को चेंज कर देते हैं कंक्रीट के मटेरियल में। और वो कैसे किया जाता है, तो हम जानते हैं कि स्टील के पास अपना कुछ एरिया होता है और स्टील का अपना कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो हम स्टील के एरिया को इक्विवेलेंट एरिया में चेंज करेंगे कंक्रीट के इक्विवेलेंट एरिया में चेंज करेंगे, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज सेम कंक्रीट की तरह हो। तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म्ड सेक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द स्टील एरिया बाय एन इक्विवेलेंट एरिया। जो स्टील एरिया है उसे हम रिप्लेस करते हैं इक्विवेलेंट एरिया ऑफ सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज कंक्रीट, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो जो कि कंक्रीट का होता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्म सेक्शन बनता है। तो वो जो एरिया जो हमारा इक्विवेलेंट एरिया है वो कैसा होना चाहिए, तो 3 पॉइंट हैं। पहला है कि शुड बी लोकेटेड एट सेंट्रॉयड ऑफ स्टील, और दूसरा है डेवलप द सेम स्ट्रेन एज स्टील एरिया, और तीसरा है डेवलप द सेम फोर्स एज इन स्टील। मतलब जो स्टील जो हमारा इक्विवेलेंट एरिया है वो सेंट्रॉयड पे, जो एरिया जो स्टील का सेंट्रॉयड है उस पे लोकेट होना चाहिए, और जो हमारा स्ट्रेन स्टील क्रिएट करता था वही हमारा ये इक्विवेलेंट एरिया उतना ही स्ट्रेन ये भी क्रिएट करे, और जो फोर्स हमारा स्टील में डेवलप होता था, स्टील जो डेवलप करता था फोर्स, वही फोर्स ये इक्विवेलेंट एरिया भी डेवलप करे। तो ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। तो जो स्टील को ट्रांसफॉर्म करके इक्विवेलेंट एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उस स्टील का कुछ अपना स्ट्रेस होगा। तो लेट FST बी द स्ट्रेस इन स्टील एंड AST बी द एरिया इन स्टील। और जो इक्विवेलेंट एरिया है उसमें भी कुछ स्ट्रेस है, तो लेट FE बी द स्ट्रेस इन इक्विवेलेंट एरिया एंड AE बी द इक्विवेलेंट एरिया। इससे हम और M मॉडुलर रेशियो। तो इक्वलिटी ऑफ स्ट्रेन से पीछे हमने एक पॉइंट देखा था कि जितना स्टील में स्ट्रेन डेवलप होता है इक्विवेलेंट एरिया भी उतना ही स्ट्रेन डेवलप करना चाहिए। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, स्ट्रेन को इक्वेट करेंगे।
तो एफ ई बाई ई सी ये हमारा स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यहाँ भी स्ट्रेस बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक स्टील के लिए और एक इक्विवेलेंट एरिया के लिए, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा ये आएगा। और m इक्वल टू ई एस बाई ई सी हम जानते ही हैं, तो यहाँ से एक ये क्या निकल के आ गया, एफ ई इक्वल टू एफ एस टी बाय एम। फिर फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस, पीछे हमने पॉइंट देखा था कि जो फोर्स है स्टील में स्टील जितना डेवलप कर रहा है फोर्स, उतना ही इक्विवेलेंट एरिया भी फोर्स डेवलप करना चाहिए। तो इक्वलिटी ऑफ फोर्स से भी हम देख लेते हैं, ए एस टी इंटू एफ एस टी, एरिया इंटू स्ट्रेस हम करते हैं तो लोड वही होता है फोर्स, तो ए एस टी इंटू एफ एस टी और ए ई इंटू एफ ई, ये हमारा इक्विवेलेंट एरिया के लिए हो गया और ये स्टील के लिए हो गया, दोनों फोर्स सेम क्रिएट करेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू एम ए एस टी। ये दोनों जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आगे यूज किया जाएगा। और यहाँ पे जो एम है एफ एस टी बाई एफ ई है, अगर एम इक्वल टू ई एस बाई ई सी हो सकता है तो एम इक्वल टू एफ एस टी बाई एफ ई भी हो सकता है।